गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों की आज की जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस। कहने का मीनिंग ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैंने आपको बेसिकली बताया था कि वहाँ पर 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला था नेचर ऑफ कंडक्टर, सेकेंड था लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर और लास्ट था हमारा टेम्परेचर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से जितने भी फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलिए, तो हम यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या आ जाएगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए, पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ कंडक्टर। समझिए इसको, नेचर ऑफ कंडक्टर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं उनके आपस में टकराने की वजह से ही यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब सबसे पहला इसका फैक्टर क्या है कि किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। कहने का मीनिंग ये है कि सपोज एक कंडक्टर है वो आयरन से बना है, सेकंड कंडक्टर है जो कॉपर से बना हुआ है, तो दोनों कंडक्टर्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। आयरन के लिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, कॉपर के लिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, जिस वजह से दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इफ़ टू कंडक्टर्स मेड विथ डिफरेंट मटेरियल देन द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टर्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट। क्या बोला गया है, इफ़ द कंडक्टर मेड बाई डिफरेंट मटेरियल देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट। कहने का मीनिंग अगर दो कंडक्टर हैं वो कंडक्टर्स डिफरेंट मेटल से बने हुए हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब मटेरियल ही चेंज हो जाएगा तो दोनों में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाने हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इफ़ टू कंडक्टर्स made with different material then the resistance of conductor will also be डिफरेंट। क्या बोला गया है, अगर दो कंडक्टर का क्या हो, दोनों का मटेरियल डिफरेंट हो तो उनका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर डिफरेंट होगा। देन सेकंड फैक्टर्स आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड है रेजिस्टेंस जिस पर डिपेंड करता है वो सेकंड फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझो यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ पर किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो समझो, ये इस तरीके से डिपेंड करता है कि सपोज कोई कंडक्टर है, मैं अगर उस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ करा दूं, कोई भी कंडक्टर है अगर हम उस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दें, कहने का मीनिंग मैं अगर उसको इंक्रीज़ करा दूं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोला गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का हमेशा उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज directly proportional
टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोला गया है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? डायरेक्टली रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन आएगा कि अगर लेंथ को इंक्रीज करा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, एंड अगर लेंथ को डिक्रीज करा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर is increases, then resistance will also increases, and if length is decreases, then resistance will also be decreases। क्या बोला गया है? हमें देखो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेज देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल ऑल्सो बी इंक्रीजेज, एंड इफ द लेंथ इज डिक्रीजेज देन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डिक्रीजेज। कहने का मीनिंग कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करा दिया जाए तो उस कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होने पर उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और सिमिलरली अगर उस कंडक्टर की लेंथ को डिक्रीज करा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में थर्ड डिपेंडेंसी किस पर? ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो थर्ड डिपेंडेंसी है हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर एक टर्म आया है कि आप लोगों ने एरिया तो सुना होगा, सब लोगों ने क्लास 9th में, लेकिन अभी तक आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं सुना होगा कि आखिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो इसको समझो, आखिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। देखो समझो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि सपोज कर लो कि सपोज कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर कट करूं, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सीधा, जैसे कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो परपेंडिकुलर अगर कट करूं तो उसके सामने का या फ्रंट का जो एरिया होगा उसी को ही हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जैसे समझो कि सपोज ये मेरी उंगली है, अगर मैं इस उंगली को परपेंडिकुलर कट करूं तो इस उंगली के जो सामने का एरिया होगा उसी एरिया को ही हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा कि सपोज ये मार्कर है, मैं अगर इस मार्कर को परपेंडिकुलर कट करूं तो इसके फ्रंट का जो एरिया होगा, फ्रंट का एरिया ही कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब ध्यान से देखो, इसका एरिया कैसे है? सर्कुलर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे हो जाएगा? सर्कल के एरिया के इक्वल। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि परपेंडिकुलर कट करने पर जो फ्रंट का एरिया होता है उसी फ्रंट के एरिया को ही बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके बाद समझो, इतना समझ में आ गया कि आखिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो समझिए इसको, यहाँ पर स्टेटमेंट होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोला गया है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मीनिंग
कि कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा एरिया उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब कि प्रोपोर्शनल में क्या होता था, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम होगी, अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर the resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं सपोज कर लूँ कि सपोज कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहाँ से क्या आ गया कि R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेज। अगर क्या करें हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कराएं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इसके अलावा हम दूसरी तरीके से ही बोल सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कराया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is increase then resistance will be decreases। और सिमिलरली हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा। इतना समझ में आ गया। अब फोर्थ और आखिरी डिपेंडेंसी होती है ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। फोर्थ है ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देखो टेम्परेचर पर किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो आपने इतना तो पढ़ा होगा कि सपोज अगर इनकेस कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करा दें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कंडीशन में पहुंच जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली मूव करने लगेंगे। जब फास्टली मूव करेंगे तो ये जल्दी जल्दी से टकराएंगे, एक दूसरे से आपस में बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे, जिस वजह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया जाए तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर is increased then the resistance of conductor will also be increased। क्या बोला गया है कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करा दें तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा फैक्टर्स,
फैक्टर्स ऑन लेंथ, कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। जब हम लोगों ने लेंथ पर डिपेंड लिया था, डिपेंडेंसी ली थी, तो आया था हमारा R प्रोपोर्शनल टू L, हमने इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट माना था। और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमने डिपेंडेंसी ली थी तो हमारा आया था R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो फिजिक्स का ये रूल होता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर क्या है RR है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल हो तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन के भी प्रोपोर्शनल होगी। क्या बोला गया है कि अगर एक सेम फिजिकल क्वांटिटी 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोपोर्शनल है तो वह उनके मल्टीप्लिकेशन के भी प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ R प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? R L अपॉन A के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो हमेशा वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पर ध्यान रखना कि रो एक कांस्टेंट है और इस रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक, इस साइन को बोला जाता है रो, ठीक है, और इसका नाम है, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इस रो का एक स्पेसिफिक नाम है, क्या होगा? रो को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब यहीं से देखो, अगर मुझे रो की वैल्यू निकालनी है, रो का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा रो इक्वल्स टू, देखो R, ये A इधर पहुँच जाएगा और L अपॉन में, तो आ जाएगा रो इक्वल्स टू R A अपॉन L। यह हमारा फॉर्मूला आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अच्छा, अगर मुझे यहीं पर इस रो की यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकालनी हो कि आखिर इस रो की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, तो देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट R क्या है? रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है ओम, ठीक। A यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया की यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर, और L लेंथ, तो इसकी यूनिट भी मीटर। मीटर की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो गया, तो इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगी ओम मीटर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, R प्रोपोर्शनल टू L था और R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। देन हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वहाँ पर क्या ले लिया? R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। फिर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और जो यहाँ कांस्टेंट आया है उसी कांस्टेंट को ही बोला गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक। फिर हमने इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाली, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आ जाएगी? ओम मीटर। इतना आ गया। अब देखो, अभी अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पढ़ी कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला आया था नेचर, सेकंड आया था लेंथ, थर्ड आया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फोर्थ आया था टेम्परेचर। अच्छा, अगर मेरे से कोई बोले कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी बताओ, क्या बोल दें कि बताओ कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर उसकी रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसके बारे में हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कभी भी अगर ये आ जाए कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मेटल, कि कौन सी मेटल है। अगर मेटल चेंज होगी तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक। तो किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मेटल, और दूसरा टेम्परेचर। लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता, ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है
और ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ओनली नेचर ऑफ कंडक्टर और सेकेंड टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर एक नोट लिखेंगे। नोट क्या आ जाएगा हमारा? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। क्या बोला गया है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन ओनली किस किस पर? नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। तो हमारे यहाँ नोट आ जाएगा द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी of a conductor is depends upon nature of conductor एंड टेम्परेचर। किस किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो हम यहाँ से अगर कभी ऑब्जेक्ट में आ जाए कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो हमें क्या टिक करना है? हमें टिक करना है अगर नेचर ऑफ कंडक्टर है या नेचर ऑफ मेटल है तो उसको टिक करना है, और अगर टेम्परेचर है तो हमें उसको टिक मार्क करना है। इसके बाद अब नई नेक्स्ट हेडिंग आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आखिर होता क्या है। अच्छा, मैंने जब आपको रेजिस्टेंस बताया था तो रेजिस्टेंस में मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था कि सपोज़ कोई भी एक बाइक वाले को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप उसको रोक रहे हो तो वो रुके या ना रुके, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आपको पसीना आ जाता है। पसीना क्यों आया? क्योंकि आपने क्या किया? एक वर्क किया और वही वर्क इसमें चेंज हुआ, हीट में चेंज हुआ। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस भी यही काम कर रहा है। बस रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट फ्लो का अपोज कर रहा है। हम लोग बाइक का अपोज कर रहे थे, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस वहाँ पर करंट फ्लो का अपोज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस भी सराउंडिंग में हीट को इमिट करेगा या हीट को रेडिएट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं। ठीक, चाहे आप मोबाइल को चार्जिंग पर लगाओ तो आपका मोबाइल और चार्जर दोनों गर्म हो जाएंगे। इवन टीवी चलाओ तो टीवी आपकी गर्म हो जाएगी, कूलर चलाओ तो कूलर गर्म हो जाएगा, फ़ैन चलाओ तो फ़ैन आपका गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या प्रेजेंट है? रेजिस्टेंस, और वो क्या करेगा? करंट फ्लो का अपोज करेगा, जिस वजह से वो सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करता है। तो यहाँ पर भी क्या करता है? रेजिस्टेंस वही काम करता है। तो हमें यहाँ निकालना है कि आखिर रेजिस्टेंस कितनी हीट को बाहर निकालता है। हमें उस रेजिस्टेंस की हीट के लिए फॉर्मूले को निकालना है या फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। चलो देखो करते हैं। अच्छा, किससे? पोटेंशियल की डेफिनेशन से। किससे? पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू फॉर्मूला आया था हमारा W/Q, यह आया था। देन W इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से V इंटू Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना आ गया। अब अगर मैं यहीं पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट I इक्वल्स टू Q/T, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पुट करा देंगे Q इक्वल्स टू I इंटू टी। पुट कराओ तो हमारा वर्क आ जाएगा VIT। और हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क होता है
वर्क ही हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन एनर्जी। वर्क ही हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारी हीट एनर्जी आ जाएगी, हीट एनर्जी H इक्वल्स टू आ जाएगी VIT। यह हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू IR। तो किससे? फ्रॉम ओम्स लॉ हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आया था? V इक्वल्स टू I इंटू R। हम क्या कराएंगे? ये यहाँ पुट करा देंगे। जैसे पुट कराएंगे तो देखो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो H इक्वल्स टू क्या था? H इक्वल्स टू था VIT। अब V की प्लेस पर हम क्या पुट करा देंगे? I इंटू R। तो V की प्लेस पर आ जाएगा I इंटू R, I इंटू R इंटू I इंटू T। ठीक। और I इंटू आई क्या बन जाएगा? I इंटू आई बन जाएगा I स्क्वेयर। तो यहाँ से H इक्वल्स टू आ जाएगा I स्क्वेयर RT। यह हमारा आ गया सेकेंड फॉर्मूला। ठीक। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पुट कराया था V इक्वल्स टू IR, तो हम यहीं से I इक्वल्स टू देखो क्या आ जाएगा? I इक्वल्स टू आएगा V अपॉन R। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहीं से पुट करा सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो हम यहाँ पुट करा देंगे अब क्या? I इक्वल्स टू V अपॉन R। वैल्यू पुट कराओ, देन H इक्वल्स टू V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। देखो तो यहाँ से H इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। R की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा थर्ड फॉर्मूला निकल के आ जाएगा H इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R। यह हमारे तीनों फॉर्मूले निकल के आ गए हीट एनर्जी के। पहला फॉर्मूला क्या निकल के आया हीट एनर्जी का? H इक्वल्स टू VIT। सेकेंड आया H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और थर्ड फॉर्मूला हमारा निकल के आया H इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R। ये तीनों फॉर्मूले किसके लिए हैं? ये तीनों फॉर्मूले हैं फॉर द हीट रेडिएटेड बाय द रेजिस्टेंस। सराउंडिंग में रेजिस्टेंस जितनी हीट को रेडिएट कर रहा है उस हीट को फाइंड करने के फॉर्मूले क्या हैं? पहला है H इक्वल्स टू VIT, सेकेंड है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT और थर्ड है H इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर तो तुम बोल सकते हो सर 3 फॉर्मूले हैं। तो ये डिपेंड करता है हमें न्यूमेरिकल की कंडीशन पर कि हमें किस तरीके से वैल्यू गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूलों को पुट कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।